2 साल में आप असेंबली उठा के देख लीजिए, उसका प्रोसीडिंग हर माइनॉरिटी इशू, हर दलितों का इशू में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बोला उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है, MIM। समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुई थी, उसको वहाँ के लोकल RJD के MLA नहीं गए, उस घर में सबसे पहले आंसू पोंछने का काम MIM ने किया, अख्तर उल ईमान साहब और सब MLA साहब गए थे। वैशाली में गैंगरेप हुआ था, सबसे पहले हम गए। खलील रिजवी साहब मरहूम को ज़िंदा जला दिया गया था, उनमें अगर सबसे ज़्यादा उनकी बेवा को आंसू पोंछने का काम, उनके लिए खड़े रहने का काम MIM ने किया। शमशुल हुदा मदरसा का नाम, उर्दू TET का नाम, वक्फ बोर्ड का मसला, माइनॉरिटी कमीशन का मसला, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का मसला, सीमांचल का मसला, बाढ़ का मसला, किसी भी माइनॉरिटी इशू में किसी भी तक होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो नहीं निर्दोष हैं उनको कैसे सरकार फंसा सकती है, सिस्टम कैसे फंसा सकता है? आप देख लीजिए, सबसे पहले अख्तर उल ईमान साहब ने बोला है। हम तो हमेशा बोलने के लिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा वकालत हिंदुस्तान में मजलूमों की कौन कर रहा है? आप नाम बता दीजिए ना। NRC CA का मामला हो, अफराजुल का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, तबरेज़ अंसारी साहब का मामला हो, किसी भी मामले में अगर ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, सीमांचल का मामला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, जामिया का मामला हो, आप रोहित वोमिला सुसाइड करते हैं, सबसे पहले कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं? आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के बिहार प्रदेश के युवा अध्यक्ष एडवोकेट आदिल हसन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हम जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इनके इस यात्रा का, इस जनसंपर्क अभियान का। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। हमारा उद्देश्य यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर ज़िला, हर अनुमंडल, हर वार्ड, हर पंचायत, हर ब्लॉक से है। तो उसी की कड़ी में आपने देखा था बिहार विधानसभा में हमने शेरघाटी से MIM के कैंडिडेट भी थे, तो आवाम का भी एक चाहत थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से हम जुड़ें, और नौजवानों के खासकर उलेमा तबका की भी थी, प्रोफेशनल्स की भी थी। तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि मगध एक बहुत ही पावन धरती है, तो हमने मगध से शुरुआत की है। औरंगाबाद, शेरघाटी, गया, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, जो एक फ़र्स्ट फेज़ में हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे रियासती सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब के साथ हम मिथिलांचल दौरा 27 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद ये कारवां बढ़ते रहेगा। मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं है, बस बिहार की आवाम को, जो बिहार की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ देख रही है, उसी आवाम से रूबरू करना कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से वो किस तरह मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसी तरह हम उनको मिलाएंगे। सर, एक सवाल जो कई बार आप सुन चुके होंगे और हर रोज़ सुन रहे होंगे कि आपकी पार्टी से 4 लोग राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, तो क्या तरबियत आपकी पार्टी दे रही है कि अचानक से आपके लोग जीतते हैं, लोग आपकी पार्टी पर भरोसा करते हैं, वोटर वोट देते हैं, लेकिन वो वोटर के साथ धोखा करते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं, दूसरे दल में चले जाते हैं, तो कहाँ कमी रह जाती? जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके लिए कैंपेन किया था, अख्तर साहब ने कैंपेन किया था, पूरी बिहार की टीम ने किया था, आवाम ने उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM के नाम पर जिताया था। उनको इस बात को सोचना चाहिए था कि दिलों में बसना अलग जगह होती है। आज ही आपने देखा, मुझे फ़ख्र है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से जुड़ा हूँ, कि वक्त के वज़ीर आला, वक्त के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा अगर मकबूलियत है तो इस देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। जिनको जाना था चले गए, इंशाअल्लाह ताला ये कारवां बढ़ते रहेगा। जब हम 2 मार्च 1958 को हैदराबाद की सरजमी से निकले हैं, एक सूरज निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा, खरगोन में, मध्य प्रदेश में, जहाँ बैरिस्टर साहब गए भी नहीं, वहाँ से अरुणा उपाध्याय जी जीतती हैं। हम गुजरात में जीतते हैं, जो कांग्रेस पार्टी आज तक हरा नहीं पाई, NCP हरा नहीं पाई, हम औरंगाबाद शहर MP जीत के आते हैं। ये कारवां बढ़ते रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन सर, अगर मगध की बात करें तो आपने दक्षिण बिहार में शेरघाटी में एक टिकट दिया था, और आपके उम्मीदवार को वोट भी लोगों ने दिया, पब्लिक ने वोट दिया, AIMM के जो समर्थक थे उन्होंने वोट दिया, लेकिन आपकी पार्टी के भी जो उम्मीदवार थे वो जदयू में चले गए, तो संभाल क्यों नहीं पाते हैं अपने? इसमें सुनिए, चौपाया जानवर तो है नहीं। जिस तरीके से शफ़क़त मोहब्बत दिया जाता है हम लोग देते हैं। आप ही ने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब वो हैदराबाद गए थे तो गले सीने से लगा रहे थे, और आप ही ने देखा
कि लालू जी के सामने वो सजदा कर रहे थे। हम दूर की बात नहीं कर रहे हैं, आप शेरघाटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने शेरघाटी में अपना एक उम्मीदवार दिया था पूरे इस इलाके में, दक्षिण बिहार में। तो कई बार जब पीस कमेटी की मीटिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती है, तो और दल के लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, दूसरे दूसरे दल के। आपका कोई एक आदमी, ना प्रखंड अध्यक्ष, ना युवा अध्यक्ष, ना कोई विंग का अध्यक्ष, ना कोई एक नेता आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से यहाँ की किसी भी मीटिंग में प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका संगठन कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करता। ये प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही होती है, वो बुलाना नहीं चाहता है, क्योंकि एमआईएम के नाम से अच्छे का पेट में दर्द हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जाते हैं हम इलेक्शन कमीशन के हर मीटिंग में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे भी दावत दी जाती है हम कभी सबसे तत्पर रहते हैं। आप जो खासकर सीमांचल के इलाके का आप देख लीजिए, ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग रहा है उसमें हम, और इलेक्शन कमीशन का मीटिंग हम रहे हैं, दावत आएगी और सही से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो ज़रूर इंशाल्लाह जाएंगे। हम तो चाहते हैं हर कुछ में प्रशासन को कोऑपरेट करना, क्योंकि ये एमआईएम का, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज़ होता है हम करते हैं। हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून के तहत जो चीज़ है वहाँ एमआईएम करेगी। संगठन को कैसे विस्तार देंगे? देखिए, कोई भी चीज़, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बाजाब्ते युवा के हमारे पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब खान साहब है, और उनके साथ एक टीम है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता तो औरंगाबाद में इतना बेहतरीन प्रोग्राम कैसे होता, आपके शेरघाटी में कैसे होता, आप चलिए अभी बोधगया में होने वाला है, आप चलिए बेला में होने वाला है, आप चलिए गया में होने वाला है, जहानाबाद में लगातार होने वाला है। और ऐसा नहीं कि हम कोई एक हफ्ता पहले किसी को इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और ना हम लोग के पास मोदी जी की तरह संसाधन है, ना सरकारी नीतीश जी की तरह सिस्टम, ना कांग्रेस की तरह हम लोग के पास कोई ऐसा संसाधन है। हम लोग आवाम के दिलों में राज करते हैं, हम लोग कहीं भी बैठ सकते हैं और यह कारवां बढ़ता है। चलिए सर, 2 साल होने को है, अभी राजद में गए हैं आपके नेता, तो इन 2 सालों में आपके दल के जो प्रतिनिधि थे, अब ठीक है कि 4 उसमें से चले गए, 1 बचे हैं, तो उन लोगों ने पब्लिक में जाकर ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी स्तर पर, जैसा कि कहते हैं कि मुसलमानों को, दलितों को लेकर आप चल रहे हैं, तो उनके फलाह के लिए, उनके लिए क्या काम कर पाए आप? पिछले 1.5-2 साल में आप असेंबली उठा के देख लीजिए, उसका प्रोसीडिंग, हर माइनॉरिटी इशू, हर दलितों का इशू में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बोला, उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है, एमआईएम। समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुई थी, उसको वहाँ के लोकल आरजेडी के एमएलए नहीं गए, उस घर में सबसे पहले आंसू पोंछने का काम एमआईएम ने किया। अख्तर उल ईमान साहब और सब एमएलए साहब गए थे। वैशाली में गैंगरेप हुआ था, सबसे पहले हम गए। खलील रिजवी साहब मरहूम को ज़िंदा जला दिया गया था, उनमें अगर सबसे ज़्यादा उनकी बेवा को आंसू पोंछने का काम, उनके लिए खड़े रहने का काम एमआईएम ने किया। शमशुल हुदा मदरसा का नाम, उर्दू टीटी का नाम, वक्फ बोर्ड का मसला, माइनॉरिटी कमीशन का मसला, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का मसला, सीमांचल का मसला, बाढ़ का मसला, किसी भी माइनॉरिटी इशू में, किसी भी दलितों के इशू में अगर कहीं भी आप विधानसभा से बढ़ के तो कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है। आप पता कर लीजिए सबसे ज़्यादा कौन आवाज़ उठाए। अभी फुलवारी शरीफ में कई लोगों पर गलत इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, जो कसूरवार हैं तो हैं, लेकिन अगर बेकसूर को फंसाया जाए, बेकसूर पर अगर एफआईआर किया जाए, ऐसे मामले में अभी फुलवारी शरीफ का मामला आपके सामने है, तो आपकी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर सामने गई थी, आपकी पार्टी ने इस मामले में कि इंसाफ मिले, अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बेकसूर है लेकिन उनको आतंकी बता दिया जाए, तो क्या कदम उठाया आपने फुलवारी शरीफ में? सबसे पहले अख्तर उल ईमान साहब का बयान सुन लीजिए। हम चाहते हैं जो जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जो नहीं निर्दोष हैं उनको कैसे सरकार फंसा सकती है, सिस्टम कैसे फंसा सकता है, आप देख लीजिए। सबसे पहले अख्तर उल ईमान साहब ने बोला है। हम तो हमेशा बोलने के लिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा वकालत हिंदुस्तान में मजलूमों की कौन कर रहा है, आप नाम बता दीजिए ना। एनआरसी सीए का मामला हो, अफराजुल का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, तबरेज़ अंसारी साहब का मामला हो, किसी भी मामले में अगर ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, सीमांचल का मामला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, जामिया का मामला हो, आप रोहित वोमिला सुसाइड करते हैं, सबसे पहले कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं उस यूनिवर्सिटी में? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचते हैं। लेकिन सर, मीडिया आपके नेता को भड़काऊ भाईजान कहती है, और
जैसे दूसरे दल, कुछ दल जो नफरती बयान देते हैं, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, जो पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफ़रत के लिए करते हैं, आपकी पार्टी पर भी ये इल्ज़ाम जाता है दूसरी तरफ से कि आपके लोग भी भड़काऊ बयान देते हैं, नफ़रत का माहौल बनाते हैं और इसीलिए पोलराइजेशन हो रहा है। इससे समाज को नुकसान हो रहा है, समाज में कहीं ना कहीं इसकी वजह से नफ़रती माहौल बन रहा है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है। तो आपकी पार्टी इसको लेकर क्या कर रही है? भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आज तक मेरे लीडर पे कभी बैन नहीं लगा है, कोई नोटिस नहीं आया, एक एफआईआर नहीं हुआ है, तो किस तरीके से भड़काऊ होता है? वो तो बोलते हैं कि बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए अरे भाई, तो कुछ नहीं होता है भाई अगर हिंदुस्तान इनकी में बी टीम है, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ अब बीजेपी को एक्सपोज कोई करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अब बतला दीजिए ना कि बीजेपी को हम कब एक्सपोज नहीं किए हैं। अब आप बी टीम बोलिए, सी टीम बोलिए, डी टीम बोलिए, उसका मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता है बिहार की आवाम, देश की आवाम आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किस नज़र से देखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी मोहब्बत किसी भी पॉलिटिकल लीडर को हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। चाहे शेरघाटी में आपने देखा कि लोग बोलते हैं हिंदुस्तान का जिन्ना बनना चाहते हैं। बैरिस्टर, हम तो जिन्ना को, मेरे बाप दादा ने जिन्ना को 1947 में रिजेक्ट कर दिया था। हम तो बाई बॉर्न भी इंडियन है और बाई चॉइस भी इंडियन है। जो आज तक आज़ादी की लड़ाई में उस वक्त अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे, अगर वो बोलते हैं तो हम उनका सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमें सर्टिफिकेट देश की जनता ने दिया है और देश की जनता देते रहेगी। हर सरकार कहती है कि मैंने अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, उन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। आपको क्या लाभ मिलता दिख रहा है? माइनॉरिटीज़ के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं वो ज़मीन तक पहुंच रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं? नहीं पहुंच रही है तो उसमें आपकी पार्टी ग्राउंड लेवल पर क्या कर रही है? अब हर पिछले 5 से 10 साल का बजट देख लीजिए, बजट 10 गुना बिहार सरकार का हो गया है, लेकिन माइनॉरिटी का बजट कहाँ से कहाँ गया? सिर्फ 570 करोड़ रुपया। क्या यही इंसाफ है नीतीश जी का? स्कॉलरशिप सिर्फ देकर आप चाहते हैं कि बिहार के मुसलमानों को, बिहार के माइनॉरिटीज़ को आप सिर्फ यही रबड़ी देना चाहते हैं? जहां नालंदा में 1000 करोड़ रुपया बनता है, जहां दूसरे डिपार्टमेंट में 3 गुना 4 गुना बजट बढ़ गया, लेकिन माइनॉरिटीज़ का वही 570 करोड़। यही हमारे बिहार में लगभग 1.25 करोड़ आबादी से ऊपर मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की है। वो तो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारी मिसाल दी जाती है। भाई, लॉ एंड ऑर्डर, ज्वेलर की दुकान लूटी जा रही है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। बिहार का ऐसा कौन जिला नहीं है जहाँ बैंक लूट नहीं हो रहा है? बतला दीजिए आप। या शराब तस्करी में बिहार का, आपका शेरघाटी बॉर्डरिंग स्टेट है, बतलाइए ना, यहाँ से लेकर औरंगाबाद तक कब आप शराब तस्करी में नहीं पकड़ा रहे या सीमांचल में नहीं पकड़ा रहे? जो बेवजह मजलूमों को इन्होंने गिरफ्तार किया, जो मालदार हैं, रसूखदार हैं, मलाईदार पोस्ट पे हैं, क्या शराब नहीं पकड़ाई है? क्या इंसाफ मिला है? आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये लॉ आप आम लोगों के हित में नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया? कहा ना, सुप्रीम कोर्ट के बर्डन कर रहे हैं आप कोर्ट पर, जुडिशियरी पे एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ये सुप्रीम कोर्ट का कॉल है। चलिए, एक माइनॉरिटी की और बड़ी समस्या है सर। एक तो ये कि जो बिहार में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसको उनके बाबा व अजदाद ने दिया था कि उनकी फलाह के लिए, चाहे वो सियासी हो या तालीमी हो या बिज़नेस को लेकर हो, उनकी फलाह के लिए दिया था वक्फ की प्रॉपर्टी। और कब्रिस्तान की बहुत सारी ज़मीन जिसको न ये कि दूसरे लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने, बल्कि मुसलमानों ने ही, जो दबंग मुसलमान हैं, उन्होंने ही उसको कब्ज़ा कर रखा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी को। तो ये बड़ी समस्या है, इसकी वजह से झगड़े बढ़ते हैं, इसकी वजह से प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है वक्फ की और कब्रिस्तान की। तो आपकी पार्टी इसको किस तरह देखती है? वक्फ बोर्ड पे पिछले 15 साल से ज़्यादा नीतीश जी के आदमी बैठे हुए हैं चेयरमैन। क्या नीतीश जी को इनको इंट्रोसेप्ट नहीं करना चाहिए? हमारा एक ही मांग है, जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब ने तेलंगाना में वक्फ बोर्ड में एसआईटी बनाया इंक्रोचमेंट पर, इलीगल जो वक्फ की ज़मीनें जिसने कब्जा किया, हम चाहते हैं बिहार सरकार भी एसआईटी बनाए, दूध का दूध पानी हो जाए वो। और वक्फ की चीज़ है, वो किसी के पिताजी की चीज़ नहीं है, ना नीतीश जी की चीज़ है, ना आदिल हसन साहब की चीज़ है। ये आम आवाम की चीज़ है और हमारे बाप दादा ने दिया है। जिसने दिया उसका तो कदर होना चाहिए। और जो कब्रिस्तान को कब्ज़ा करते हैं, मैं उन्हीं को एक बात सिर्फ बोलना चाहता हूँ, वो कब्रिस्तान नहीं है, वो असली घर है, वो वाइट हाउस से भी बड़ा वो घर है।
वो एक जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला एक मोमिन है, उसके लिए वो सबसे बड़ा घर है। मैं तो उसको सबसे बड़ा घर मानता हूँ। जो सबसे ज़्यादा लंबे वफ़ा पीरियड में आदमी उसी घर में रहेगा। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, अपनी आखरत के वास्ते वफ़ की जो कब्रिस्तानें हैं, या कोई भी कब्रिस्तानी प्राइवेट हो या कोई भी कब्रिस्तान हो, उसको इंक्रोचमेंट मत कीजिए। यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा, वहाँ भी जवाब देना पड़ेगा, और फिर जवाब नहीं दे पाइएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा घर है। चलिए सर, अब आप अपने भविष्य को किस तरह देख रहे हैं? इस पार्टी में आप बहुत लंबे समय से पार्टी में हैं और सेकंड लाइन लीडर अगर AIMM में माना जाए अख्तरुल ईमान के बाद, तो आपका नाम आता है बिहार में। तो अभी आप पद को लेकर क्या चल रही है चर्चाएं? आप कहाँ अपने को देख रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता हैं बहुत खुश हैं। 2015 में पार्टी का फाउंडिंग मेंबर में से इसी में खुश है। पार्टी ने टिकट दिया था, 20 में भी दिया था, चुनाव नहीं लड़े, बात अलग है, जो पार्टी का आदेश था, इसी में खुश है। अरे ज़मीर बेच के राजनीति नहीं कर सकते हैं। सुकून से बड़ा दुनिया में कोई, ये पार्टी अपनी पार्टी है। ये पार्टी सीमांचल की आवाम के दिलों में बसती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के आवाम के दिलों में बस रही है। मगध में आपने देखा कि 2 बजे रात तक लोग से मिलते, 2 बजे रात तक यहीं के आवाम से हम मिलते रहे। तो MIM दिलों में राज करती है और हम दिल में रहना चाहते हैं। MLA MP कोई बड़ी चीज़ नहीं है MIM के लिए। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता, लगेगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सपना है वो पूरा कर दिया। उन्होंने मज़लूमों की आवाज़ के साथ खड़े हैं। हम उसी में वो आग बुझाने वाले में से हम चाहते हैं कि वो जो चर्चा हो आग बुझाने, हाँ, वालों में से वो चिड़ियाँ जो आग बुझा रही थी, चोंच लगाने वालों वो में से नहीं है। खुश हैं, सबसे बड़े खुश हैं। किसी की ना दरबारी पसंद है, ना हम लोग किसी का दरबारी करना जानते हैं। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं। अब बिहार में अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में पूरे बिहार में ये कारवां चल रहा है। इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं जनरल सेक्रेटरी हम लोग के पार्टी का, पूरी टीम है। हम उनके मशकूर और ममनून और शुक्रगुजार है कि MIM एक फैमिली है और बहुत अच्छे से चल रही है। और आने वाले दिन में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आपकी सरजमी पर आएंगे, अख्तरुल ईमान साहब भी आएंगे, और हम जो मेयर का चुनाव होगा और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, ये जो पूरे मगध प्रमंडल क्या पूरे बिहार में होगा, तो हम चाहेंगे कि उसमें भी मजबूती से हम इंशाल्लाह MIM की नुमाइंदगी हो। क्योंकि तेजस्वी यादव अब उन पिताजी का जो फार्मूला था, माई समीकरण भूल गए, अब वो A to Z पढ़ लिए हैं। ये MIM है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत है, ये अकबर साहब की क़यादत है। जिस शख्स ने 35,000 स्टूडेंट को जो फ्री में पढ़ाता है वो MIM है। सर, एक आखिरी सवाल, अपने लोगों को, आप बिहार के एक बड़े चेहरा हैं आदिल साहब, और जो आपके लोग हैं पूरे बिहार में, देश में फैले, तो किस तरह का पोस्ट डालें, किस तरह का माहौल बनाएं, किस तरह की भाषा बोलें कि मुल्क में या बिहार में अमन व अमान कायम रहे, भाईचारगी बढ़े, और उसके साथ वो काम करें, समाज का काम करें, ज़मीन पर काम करें, गरीबों कमज़ोरों के लिए काम करें। तो संदेश क्या होगा कि अमन व अमान के साथ गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए काम करें? तो क्या संदेश देंगे? MIM का यही मैनिफेस्टो है। MIM की यही मूल जो होता है कोर चीज़, MIM का यही है। हम लोग को कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर दिन संविधान की बात करते हैं। उनसे ज़्यादा ना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कोई है और ना कॉन्स्टिट्यूशन पर रहने की बात करता है। आप उन्हीं का पैगाम पहनाइए। हमारे पास तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत नेता दिया है, इतना प्यारा नेता है, इतना टैलेंटेड है, जो जिस पर ऊपर से नीचे तक दीन भी है और दुनिया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई।